नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए एक नई कहानी का। तो वो कहानी है कौन सी? फांसी। और इसके लेखक हैं मणि मधुकर, जो कि राजस्थान के ही हैं और राजस्थान के चर्चित और विख्यात लेखक हैं। और मणि मधुकर का जो मूल नाम है वो मणिराम शर्मा है। तो इनकी कहानी पढ़ेंगे आज, फांसी। कहानी को पढ़ने से पहले इनकी जो लेखक का परिचय है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ मणि मधुकर का 1972 में। हिंदी राजस्थानी के चर्चित और सुविख्यात लेखक मणि मधुकर का मूल नाम मणिराम शर्मा था। वे चूरे के सेहुआ राजगढ़ में जन्मे और लोहिया कॉलेज में पढ़े थे। हिंदी नाटक इतिहास में भारतीय रंगशैली की खोज में जिन प्रमुख नाटककारों की गिनती राष्ट्रीय स्तर पर होती है उनमें मणि मधुकर का नाम प्रमुख है। मणि मधुकर की सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय तो इसी से ही हो जाता है कि 1980 में विश्व कविता समारोह में भारत की ओर से चयनित वे एकमात्र रचनाकार थे जिन्होंने यूगोस्लाविया में भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व किया था। साहित्य अकादमी, प्रेमचंद, कालिदास आदि पुरस्कारों से विभूषित मणि मधुकर ने हिंदी राजस्थानी में समान रूप से लेखन कार्य किया है। इनकी प्रसिद्ध कृति है पग फेरों पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मणि मधुकर की जो कहानी है फांसी, उसका क्या संदर्भ है कि मणि मधुकर की कहानी फांसी मध्यम वर्गीय जीवन की अभावग्रस्तता का मार्मिक अंकन करती है। यह उस जन व्यथा का कारुणिक व्याख्यान भी है जिसे भारत जैसे गण का जनमन भोगता है। विडंबनाओं और विसंगतियों के साथ विद्रुपताओं के वैभव का बोझ लिए जीवन आदमी के लिए कैसे फांसी है, इसे तो कहानीकार ने खूबसूरती से दर्शाया है कि फांसी एक कहानी है मध्यम वर्गीय। तो हम मध्यम वर्गीय क्या कह लें कि इसमें एक निर्धन परिवार की ही कथा चलती है कि किस प्रकार से हम एक हड़मान नाम का आदमी है, वो बस स्टैंड पर बैठा है, तो वहाँ एक बुजुर्ग और एक महिला है जिससे चला नहीं जाता, यानी कि उसके पैर नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है। वो एक बुजुर्ग है, वो कथा चलाता है। इस कथा का आधार वही है कि किस प्रकार से वो बुजुर्ग बताता है कि उसके जवाई ने उसकी बेटी पर चरित्र पर शक कर कि उसके अपने जवाई ने अपने भाई को मार डाला, यानी कि ऐसे कहते हैं कि वो देवर के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे और जो उसकी बेटी है उसके पैर काट देता है। और उस हड़मान नहीं, उसका जो जवाई है उसको आज फांसी होने वाली थी। तो आखिरी समय में उसकी जो बेटी और वो अपने नातिन है उसको लेकर जाता है ट्रेन पर। वो जो रेलवे स्टेशन है वहीं की ये कथा दिखाई गई है। बहुत तेज ठंड थी, उसने कंबल की गुमटी से चेहरा निकाला तो बाहर दांत भींच गए। किसका वर्णन चल रहा है? रेलवे स्टेशन पर वो हड़मान नामक व्यक्ति है, वो सोया है। कंपकंपी की लहर तन में दौड़ गई, फिर पांव सिकोड़कर दिल दीवार से टिक गए और उह उह की आवाजें निकलती हैं। धीरे धीरे कुम्मुहाट नींद से भरी सांसों के पार डूब जाती हैं। गाड़ी आने में अभी देर थी। उसके निकट टिकट खिड़की को बंद देखकर अनुमान लगाया सोना चाहता था, पर शरीर इतनी बेरहमी से टूट रहा था कि पलकें भीगकर घुटनों में माथा जोड़ लेने के सिवा उसके पास कोई और चारा नहीं था। कभी कभी थकान बहुत ज्यादा भी हो जाती थी और तब अपने अंग अंग के तोड़ मरोड़ को समेटते हुए वह सिर्फ झपकियां ही ले पाता था। हर दब के बाद उसके भीतर खालीपन अधिक असह्य हो जाता था। इतनी देर में ही कोई आवाज लगाता है कि हड़मान। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ। झुंझलाकर उठता है हड़मान अचानक से कि आवाज उसके गले की नसों तक टकराती हुई निकलती है कि हाँ क्या हुआ। फिर वो पूछता है कि तू कोई दवा क्यों नहीं ले लेता, कि उसको खांसी आती है। हड़मान को खांसी थमने का नाम ही ले रही थी। फिर भी हड़मान ने सिर उठाया। फिर बंदे ठाट की रजाई में लिपटा हुआ, एक टाट जो आता है उसमें लिपटा हुआ हड़मान वो सोया हुआ है और रेलवे कंपाउंडर से इलाज कराया था, फायदा नहीं होता। हड़मान के मुंह से इकट्ठे कप को एक बगल में वो थूक देता है। फिर वो उसके साथ एक साथी बैठा है, वो कहता है कि तू मेरे साथ चलना लाला जी साईं के पास, उनके पास बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। फिर हड़मान कहता है
हरमान कुछ नहीं बोलता। फिर वो कहता है कि ला चवन्नी ला, कि अहमद ने मंगवाई है। अहमद थानेदार और गेट बाबू का आदमी था, जो रेलवे स्टेशन पर थोड़ा वसूली करते हैं। अगर कोई कुली एक वक्त में 3 से ज़्यादा मुसाफिर निपटाता है तो उससे चवन्नी वसूल करता है। हरमान एक कुली दिखाया गया है, तो वो अगर 3 से ज़्यादा मुसाफिर लेता है तो वो एक गेट कीपर है, वो एक चवन्नी उससे वसूल करता है। उसकी बंदी बंदाई हनुमान ने कमीज के नीचे पहनी हुई बंडी में से हाथ निकाला और उंगलियां से कुछ आमदनी थी। टटोला की अभी चिल्लर नहीं है, सुबह दे दूंगा, याद रख देना, भूल गया तो गेट बाबू लंबर छीन लेंगे। नहीं भूलूंगा। फिर वो कहता है कि आज सर्दी ज़्यादा है, बादल भी हो रहे हैं, हाँ देखना आज कड़ाके की बरखा होगी। तभी सामने से पटरियां बज उठी, एक झंडी वाला डेला आया और धड़काता हुआ निकल गया। पीछे पीछे 2 आदमी दौड़ रहे थे। हरमान पूछता है कि कौन लोग हैं? वो कहता है 12 मासीरे मजूर हैं, कोई लेन बिगड़ गई होगी, सुपारी खाएगा? वो पूछता है। फिर नहीं, तेरे हाथ बहुत गंदे हैं, मैं सुपारी नहीं खाता। तू नहाता क्यों नहीं? बंदे ने झिड़क दिया। हरमान फिर हंसने लगा और झेमते हुआ सा, तेरे पास बैठने पर बदबू आती रहती है। हरमान को वो कहता है, इस नीले जाड़े में मुझे नहा के मरना नहीं है। फिर वो सुपारी के टुकड़े हरमान कुछ खा लेता है। फिर वो कहता है कि एक दिन ऐसे मजाक में कहता है कि एक दिन तुझको एक ठंडे पानी के नल के नीचे फेंक दूंगा। और जैसे पूरा खंबा चल रहा है, 6-7 आदमी आगे जाकर जोर से छींका, नाक से कोड़ता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। बिजली का एक तेज लट्टू है, हरमान के हाथ से हटकर झूल रहा है। पत्थरों के जड़ाऊ प्लेटफार्म के एक रोशनी स्टेशन में थरथराती है। गाड़ी आने में अभी कितनी देर लगेगी? उससे कोई पूछता है हरमान से कि गाड़ी आने में अभी कितना समय और लगेगा। हरमान ने देखा कि नजदीक एक मोटी गठरी हिली, एक गठरी है उसके पास और हिली, और यह सवाल बाहर आया कि आध पौन घंटे में, समझो कि आधे पौने घंटे में ट्रेन आ जाएगी। हरमान ने भी अंदाजा लगाकर जवाब फेंक दिया, रैम्पर के डिब्बे में जगह मिल जाएगी क्या? रेपर में? ओह मिल जाएगी, हरमान कहता है। फिर वो उसका वर्णन किया है जो हरमान के पास बैठा बुजुर्ग है जिसके पास गठरी है। एक बूढ़ा है, दाढ़ीदार चेहरा है। ऊपर उठा, हरमान की तरफ मुड़ा। तू भी वहीं जाने वाले हो? वो बूढ़ा पूछता है कि तुम भी वहीं जाने वाले हो क्या? नहीं, पता नहीं। उस दुनिया भरे चेहरे में ऐसा क्या था कि हरमान ने अपने आप को कुल्ली के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। उसने सुपारी कुदरते हुए सोचा, अच्छा ही है कि लाल कमीज कंबल में छुपी है, नहीं तो इसको पता चल जाता कि मैं कुली हूँ। और इस वक्त दिखलाई भी नहीं दे रहा। बोला, नहीं मैं तो यहीं का ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। फिर बूढ़ा उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि चलो बातें करते हैं, बातें ही बातों में रात कट जाएगी। वह बोला, पहले मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत थी, मेरे घर वाली तब जिंदा थी तो टोकती थी। मैं कहता, भाई अगर बातें न करें तो जिए कैसे? अब तुम जानो बोली है तो जिंदगानी है। कहाँ के रहने वाले हो? हरमान ने एक दुम्हाई ली और हरमान उससे पूछता है कि कहाँ के रहने वाले हो? तो वो बुजुर्ग बैठा है, वो कहता है, मेरी खास जगह है एक, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। बूढ़े ने दोवड़ के कंधों पर खींचते हुए बोला कि हरपालू स्टेशन के पास पड़ता है। वो क्या कह रहे हैं भाई? जे दुनिया में आके जयपुर नहीं देखा। वो बुजुर्ग आदमी है, वो एक कहता है, झूठ बोलता है कि कौन ऐसा आदमी है जिसने जयपुर नहीं देखता? मैं रहने तो मही खास का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अब जयपुर घूमने के लिए जा रहा हूँ, सैर सपाटे के लिए। हरमान उससे पूछता है कि खेती बाड़ी कैसी है आपकी वहाँ पर इस बार? हरमान के स्वर में अचानक अपनापा आया। अचानक से अपनेपन से पूछता है तो हरपालू के निकट कालरी गांव में उसकी बुआ का घर था, जहाँ पे ये बुजुर्ग बता रहा था, तो वहीं इसकी बुआ का घर था अरमान की। छुटपन में एक बार वहाँ गया था, सिर्फ याद के भीतर टंगी ही रह गई थी। फूफा ने जाने किस बात पर गुस्सा होकर भीत से माथा भिड़ा दिया, भीत गिर गई थी। वो बुजुर्ग कहता है कि वहाँ पर चनों के गुच्छे खूब खिले हैं। बूढ़ा पंखे जैसी दाढ़ी को सहलाते हुए कह रहा था कि समझो कि धरती सुग्गे की पाखड़ी, यानी कि सुग्गे की पाखड़ी, तोते के जो पंख होते हैं उसके समान हरी भरी हो गई है। यह 70 बनी रही तो बमसक बरसेगी, ताज कोठों के बाहर पड़ा रहेगा अनाज। तो फिर वो पूछता है अरमान कि तुम्हें कितने बोरों की उम्मीद है कि वहाँ पे आपका कितना का अनाज हो जाएगा? वो कहता है कि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कितना हो जाएगा। तो फिर वो कहता है, धीरे से होठ चबाते हुए कहता है कि मेरा ये साल तो सारा साल मुकदमेबाजी में ही खराब हो गया है। खेत पट्टियों की तरह खाली पड़े हैं, देखकर जी भभकता है।
फिर वो पूछता है हनुमान क्या कोई जमीन का झगड़ा हो गया था? तो हनुमान ने तसल्ली देते हुए ढंग से पूछता है कि कोई जमीन का झगड़ा हो गया था कि जो आपकी जमीन वहाँ पर खाली पड़े हैं और मुकदमे के लिए आप बातें कर रहे हैं। वह जानता था कि खेत खाली रहने का मतलब है गले में पड़ी हुई या तो कर्ज है, किसान का उससे छुटवाना मुश्किल होता है। ना भाई, जमीन का डंडा लेकर मैं कभी हड़पने के लिए नहीं होती। एक बार उनके सिर में संडासी दे दो तो उम्र भर निकलने के लिए सरकार को ही उसमें वो दोष देता है जो बूढ़ा आदमी है। हल चलाने वाले को छल से क्या लेना देना। हनुमान ने गर्दन हिलाई और गर्दन का निचला हिस्सा उसके दर्द से कहरा उठा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हुए बैठ जाता है। फिर वो बुजुर्ग थोड़ा सा सहज होता है, हनुमान को कहता है कि मेरी तो मिट्टी खराब होनी थी बुढ़ापे में, सो हो गई। और अपने आप को धीरे धीरे शून्य में घूरता रहा और उसको कुछ बताता रहा। बिल्कुल हवा में सनसनाहट आ गई, अंधकार में गुप्त बादलों और की गर्जना शुरू हो गई थी। ऐसा लगता था कि कोई बनेला पशु ऊँग रहा हो, घुर्रा रहा हो। इस प्रकार से वहाँ का वातावरण दिखाया गया है। उसने एक खुरदुरा सा कोट पहन रखा था। उस पुतली की डोरियों से कमर बंधा हुआ था। कोट के भीतर हाथ डालकर बूढ़े ने एक चमड़े की पीपी निकाली और डांट खोलकर हनुमान की तरफ पीपी जैसे सिगार जैसे पीते हैं, हनुमान को भी कहता है तुम पी लो, लेकिन वो नहीं पीता। हनुमान ने पीपी लेकर दारू की गुटकी ले ली और जलती हुई मोमबत्ती अंदर उतर गई और बूंद मोम पिघलकर फैलने लगी और जोर से हथेलियां उसने बीज ली। बूढ़ा गट गट कर पीपी को खाली करने लगा और प्यास की उतावली में पानी पी रहा है। इस बच्चे को देखो कैसा बेफिक्र से। फिर वो देखता है कि उस बुजुर्ग के गोद में एक छोटा सा बच्चा सोया है, बिल्कुल एक निश्चल सी एक नींद में बच्चा सोया हुआ है, बिल्कुल बेफिक्र होकर। फिर उसकी गोद में सोए हुए बच्चे का जो गोरा मुख देख कर आया तो बिल्कुल भरा भरा गोल चेहरा, हल्की भूरी आंखें, छोटे छोटे नथने, सांस लेते हुए सिर पर उसके धारीदार टोपी है। हनुमान उससे पूछ लेता है कि आपका पोता है क्या? ना ना, दोयता है, लड़की का छोरा है, बूढ़ा वो बताता है। और बूढ़े की आंखें अजीब सी सिकुड़ गई। फिर वो बुजुर्ग बताता है बूढ़ा कि मैं तुझसे झूठ बोल गया था, मैंने कहा था कि जयपुर हम घूमने के लिए जा रहे हैं। सो बात नहीं है, ये बच्चा है ना, इसका बाप जेल में है। बूढ़ा बताता है कि जो बच्चा मेरी गोद में सोया है इसका बाप जेल में है, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। फिर वो बुजुर्ग कहता है कि सुनो, मैं साफ साफ आपको बात बताता हूँ कि क्या बात होगी थी, मैं किसी से क्यों छुपाऊं। इस बच्चे के बाप को फांसी होने वाली है कल, तो जेल वालों ने हमें मिलने के लिए इनसे बुलाया है। उसके फिर हनुमान का शरीर एकाएक खिंच जाता है और बेसब्री से बूढ़े का हाथ थाम कर वो बात सुनता है कि बाबा तुम सच कह रहे हो कि इसके छोटे से बच्चे को बाप को फांसी होने वाली है। फिर सच और झूठ तो वो ससुरा भगवान जाने जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है। फिर बाप की मौत पल्ले बांध दी। फिर वो बच्चे को जो बूढ़ा है वो भगवान को भी बहुत से दोष देता है और घबरा कर वो उसके पास जाता है, लाइट के पास खड़ा हो जाता है। उसी तरह जल रहा था, उदास और पीलिए की भांति, रोगी के भांति भावहीन। बताता है वो बूढ़ा आदमी है कि जवाई की जिद मशहूर है, मैंने अपने जवाई को बहुत समझाया कि मेरी लड़की ऐसी वैसी नहीं है। उसमें वो बुजुर्ग बताता है कि जो मेरा जवाई है उसको मेरी बेटी और बेटी के जो देवर है उसके साथ उसको लगता है कि चरित्र इसका खराब है देवर के साथ, लेकिन वो कहता है कि मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है। उसके बारे में बुरी बुरी बातें सोच कर क्यों मन गंदा करते हो। लेकिन उसे इस बच्चे की माँ पर एक बार जो शक हुआ वो गया ही नहीं। उसे जंच गई कि औरत का चरित्र खराब है। फिर उसे सगे देवर से बंधी हुई है। पहले तो उसने अपने भाई पर पर्चा चलाया, यानी कि अपने छोटे भाई को जवाई ने मार दिया। फिर अपनी औरत की यानी कि उस बूढ़े की जो बेटी थी उसकी दोनों टांगें काट दी। फिर वह जिंदा रहे या दुख भोगे कैसा, भाई तो उस वक्त मर गया था, लेकिन उसको पुलिस पकड़ कर ले गई जवाई को। लेकिन जो बेटी थी वो ससुराल में ही रही। ससुराल वालों के लगा कि मेरी जो बहू है ये इतनी मतलब अपशगुन है कि इसकी वजह से मेरे एक बेटे को तो जेल हो गई और दूसरा बेटा मारा गया, तो ना जाने इसका कितना ही चरित्र खराब है, इसके कर्म ही खोटे हैं। तो वो उसके ऊपर गरम गरम तेल है वो कढ़ाई से डाल देते हैं उस लड़की के ऊपर।
फिर वो बताते बताते वो असहाय हो जाता है और रोने लग जाता है। जब मुझे पता चला कि सासरे वाले लड़की को घोंट घोंट कर मारना चाहते हैं तो मैं उसको अपने पास ले आया, लेकिन मुकदमे में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। खेती गई सो अलग, जवाई की भी चैन से नहीं बची। तो उसकी जो लड़की है वो झूठा बयान दे देती है कि देवर की हत्या का जो जुर्म है वो अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन और सारे सबूत खिलाफ गए। इतने में क्या होता है कि प्लेटफार्म की जो घंटी है वो बज उठती है। फिर गाड़ी आने का टाइम हो जाता है। वो बुजुर्ग को बात बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे करके ये घटना हुई थी, गाड़ी आने वाली है, मैं टिकट ले आऊँ। जो बूढ़ा है वो टिकट लेने के लिए चल जाता है। हाँ जल्दी करो, बच्चा मुझे दे जाओ, हनुमान कहता है। हनुमान ने बाहें फैलाई और बच्चे को गोद में ले लेता है। बूढ़े ने अपने पास एक गठरी को हिलाया, एक गठरी जो उसके पास थी उसको हिलाया, एक अम्मा उठ, गाड़ी आ गई। फिर हनुमान ने बोला कि यह मेरी लड़की है। हनुमान से बोला कि यह मेरी लड़की है। एक उसमें फिर क्या दिखाया कि उसके पैर तो काटे हुए थे, उसकी जो लड़की है बूढ़े की, तो वो घसीटती हुई पीछे पीछे चल पड़ती है। स्त्री बिना हिले डुले बैठी थी, पतले होठ कसकर भींचे थी, आंखों के नीचे एक रेखाओं का घेरा मौजूद था जो अधिक रोने और रात रात भर जागने से बन जाता है। काले और अस्त व्यस्त बालों के बीच उसका चेहरा इस तरह फंसा हुआ था मानो एड़ियों से रोंदा हुआ हो, इतनी कमजोर उसकी दुर्व्यवस्था दिखाई गई है। इतनी देर में गाड़ी आती है धड़धड़ाई हुई और स्त्री बेचैन हो जाती है। तभी बूढ़ा आता है, उसको उठाता है अपने हाथों में, अपनी बेटी को ही, और जैसे ऐसे उठाता है जैसे भूसे की बोरी हो उठाता है और उसको ट्रेन में रख लेता है। और वो स्त्री थी वो बहुत ही बुरी तरह से कांप रही थी। हनुमान ने बच्चे को कंधे पर लगाया और डिब्बे के सामने जाकर खड़ा हो गया। बूढ़े ने आगे बढ़कर उस बच्चे को ले लिया। प्लेटफार्म पर एक परिचित शोर सा भर गया। हनुमान के शरीर में बुखार सा चढ़ाया, पिंडलियां थरथरा रही थी। गाड़ी चलने लगी तो बूढ़े का हाथ थाम लिया और उस पर माथा टेक कर रोना चाहता था। अंदर ही अंदर सब सूखा सूखा था, रुलाई फूट नहीं रही थी। अच्छा भाई जिंदा रही तो फिर मुलाकात होगी, बूढ़ा कहता। हनुमान ने फिर उसका एक बच्चे का एक बार चेहरा देखना चाहा और माथा झुक गया और डिब्बा सामने से दूर होता चला गया। वो सुनसान प्लेटफार्म है, ठंड है, बच्चा है, कटे पाँव वाली स्त्री है, बूढ़ा लहराती हुई दाढ़ी, और आगे उसको फांसी होने वाली है। हनुमान को लगा कि कोई भद्दी चीज उसके भीतर सड़ रही है। सड़ांध इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। कुलियों ने एक जगह गड्ढा बनाकर उसमें आग जला ली, उसके आसपास जाकर बैठ गए। सिपाही भी बीच में बैठ गया और हाथ तपा रहा था। बंदे ने आवाज दी, हनुमान आ जाओ, सेंक लो हाथ, तुम भी सेंक लो, क्योंकि ठंड का था। हनुमान वहां चला जाता है और गुस्से से उबल रहा था क्योंकि उसके मन में वो व्यथा वो घर कर गई हनुमान की। उसके लिए यह तय करना कठिन था कि आखिर गुस्सा किस बात का आ रहा था। फिर वो वापिस वो सिपाही पूछता है कि तेने अहमद को वो चवन्नी दे दी थी क्या? बंदे ने पूछा। उसका गुस्सा, परिस्थितियों का गुस्सा जो सुनता है उसको, उसका गुस्सा जब सुनता है हनुमान, रोष उसका है, उतारता उस सिपाही पर है कि नहीं दूंगा कि मैं किसी को एक पाई। हनुमान फिर बड़बड़ा उठा, कमाई हम करें, बोझा ढोकर हम बदन तोड़ें और पैसा किसी और खाए। रसाले टुक्कड़खोर, जुबान संभाल कर बात कर, सिपाही ने डांटा। अबे जा भड़वे, तेरे जैसे 333 जिन्हें रोज टांग के नीचे से निकालता हूँ। फिर वो सिपाही को लगता है कि तैने दारू पी रखी है क्या? सिपाही ने गुस्सा तान लिया और बंदे बीच बचाव करने लगे। हनुमान तमक कर चिल्लाया, हाँ हाँ मैंने दारू पी रखी है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? चढ़ा दे मुझे, फांसी पर चढ़ा दे, जा दे थाने में रिपोर्ट। मैं किसी से नहीं डरता, आग से भी नहीं। आज ससुरी मेरा क्या कर लेगी है? क्योंकि उसने कंबल से हाथ निकाला और लाल लाल अंगारों पर हाथ रख लिया कि वो गुस्सा उसकी परिस्थिति है जो बूढ़े की दिखाई गई थी कि उस लड़की का कोई दोष नहीं, उस बच्चे का कोई दोष नहीं, लेकिन समय के दबाव जैसे हुआ, परिस्थितियों का जो दबाव दिखाया गया है उसका रोष निकालता है हनुमान, जो आसपास जो जहाँ रहता है, क्योंकि एक अंदर घर कर जाती है वो व्यथा उसकी। तो ये बेहद ही मार्मिक कहानी है फांसी। आप भी इसको एक बार और पढ़ कर देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।